जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया कर जाता है। अब इसके जो फॉर्मेट है उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। जो मुख्तलिफ सवालात आप लोग मुझे भेजते हैं, मेरी कोशिश ये होती है इस मुख्तसर दौरानिए का ब्रीफ टाइम के लिए जो प्रोग्राम है, इसमें उन सवालात को शामिल करूं और उनके जवाबात देने की पूरी कोशिश करता हूं। आप जिन लोगों ने अभी तक ZMC टीवी यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है कि वो ZMC टीवी यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं यूके के इमिग्रेशन और दीगर लॉज के हवाले से, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ना सिर्फ आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने दोस्तों को और खानदान के अफराद को भी करें, ताकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम दूसरों तक पहुंचाएंगे, वो उतना ही फायदेमंद होगा। तो जैसे पिछले कुछ प्रोग्राम से थोड़ा पैटर्न मैंने चेंज किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा सवालात की तरफ जाते थे। आज भी उसी सवालात जो है उन्हीं का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाऊंगा। आप भी अपना सवाल किसी भी तरह से, असाइलम से, इमिग्रेशन से, नेशनैलिटी से, फैमिली लॉज, डिवोर्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पॉन्सर, यानी यूके के किसी भी कवानीन के हवाले से आपके सवाल, कुछ सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, यूट्यूब लिंक के जरिए और हमारा जो ZMC नेटवर्क फेसबुक पेज है उसके जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका है और आप लोग ही इसको रन करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे हाफ एन आवर के लिए मौजूद होता हूँ। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा मुख्तसर वक्त निकालता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का, आप भाइयों का प्रोग्राम है। आज सवालात की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी अपडेट जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि ये 12 अक्टूबर को एक नया जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है। उसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा बता दूं। ये जो हाई कोर्ट का जो नया डिसीजन आया है, ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। और क्योंकि ह्यूमन स्मगलिंग जो है, लोगों को लाया जाता है यूके के अंदर डिफरेंट पर्पस के लिए, और यहाँ पे फिर उनसे फोर्स लेबर या फिर और जो ब्लैक मार्केट है उसके अंदर, या फिर सेक्स इंडस्ट्री के अंदर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके ऊपर होम ऑफिस ने एक जो है वो पॉलिसी बनाई हुई है, जिसको हम मॉडर्न स्लेवरी पॉलिसी कहते हैं। तो ये जो 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो कन्वेंशन है ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, उसकी ये जो आर्टिकल 14 है, ये जो पॉलिसी है होम ऑफिस की, ये उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है। और हाई कोर्ट ने ये रूल्स किया है कि वो तमाम लोग जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम है, उनको दे शुड बी ग्रांटेड लीव टू रिमेन इन द यूके, कि उनको यूके के अंदर रहने के लिए उनको जो है वो इजाजत मिलनी चाहिए। तो इसमें वो तमाम लोग जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशंस की, और उनकी एप्लीकेशन किसी वजह से होम ऑफिस ने रिफ्यूज की, और फिर वो असाइलम केसेस भी उनके रिफ्यूज हुए, या फिर वो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, तो वो इस नए केस लॉ की रोशनी में क्या कर सकते हैं कि होम ऑफिस को दोबारा कह सकते हैं कि आपके केस को रिकंसिडर किया जाए। ठीक है जी। और अगरचे इसमें होम ऑफिस के पास परमिशन टू अपील के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए 19 अक्टूबर तक का टाइम मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि आप बेशक 2-4 दिन और इंतजार कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर अगर होम ऑफिस इसके ऊपर परमिशन टू अपील के लिए अप्लाई नहीं करता, तो फिर ये एक अच्छा
केस लॉ है, जिसकी रोशनी में वो तमाम लोग जो कि अपने आप को विक्टिम समझते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वो क्या करेंगे, वो होम ऑफिस को लिखे, नई रिप्रेजेंटेशन भेजे। और इस केस लॉ जो है, मैंने एक इसके ऊपर वीडियो भी, अगेन जिस तरह से मैंने कहा है कि इसकी एक मैं वीडियो जो है वो सेपरेट भी बनी हुई है सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर, और वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। और उसके अंदर मैंने केस का हवाला भी जो है वो दे दिया हुआ है कि कौन सा केस है, तो वहां से वो केस का हवाला भी आप ले सकते हैं। इसलिए यूट्यूब ZMC टीवी यूट्यूब को अगर आप सब्सक्राइब करें तो वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो ये एक नई लेटेस्ट अपडेट थी उन हमारे सारे दोस्तों के लिए जो कि इस कैटेगरी के अंदर मुश्किलात का शिकार थे, और उनके रीजन, उनकी जो एप्लीकेशंस थी और क्लेम जो थे वो रिफ्यूज किए गए थे। ठीक है, अब ये उनके ऊपर मुनहसर करता है। फिर भी आपके जहन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप फील फ्री, आप मुझसे जो है वो किसी किस्म का भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जनाब। अच्छा, ये जो सवाल है जी, ये है कि जी मुझे इनिशियली जनाब लीव टू रिमेन यूके में मिली थी, वो पेरेंट्स रूट पर थी। ठीक है जी, और क्या मैं 5 साल के बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? इसके ऊपर मेरे ख्याल में पहले भी बात हुई है, लेकिन क्योंकि ये आप लोगों के सवालात हैं तो इसलिए जवाब देना जरूरी है। देखें, अगर आप जो है वो सिंगल पेरेंट्स हैं, जहन में रख लीजिएगा, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं यानी आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहे, यानी जिसके साथ आपका बेबी है, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं और आपको जो है वो पेरेंट्स रूट पे लीव मिली हुई है, या तो ये है कि कस्टडी बच्चे की आपके पास है, या बच्चे के साथ आपका जो कांटेक्ट आपके पास है, और बच्चे के साथ आपकी जेन्युइन एंड पेरेंटल रिलेशनशिप है, तो उस हवाले से अगर आपको पेरेंटल रूट पे अगर आपको मिली हुई है लीव टू रिमेन, तो फिर जब आपके 5 इयर्स पूरे हो जाएं पेरेंटल रूट के ऊपर, तो फिर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। You are then entitled to make an application for indefinite leave to remain on basis of a 5 year parents route। अब लेकिन इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है, यानी आपको लाइफ इन यूके का टेस्ट पास करना है, इसी तरीके से आपको इंग्लिश टेस्ट जो है वो भी पास करना है, और इसी तरीके से आपका फुल टाइम जॉब में होना जो है, यानी रीजनेबल अमाउंट के पैसे कमाना आपका जरूरी है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, आपने इंग्लिश का टेस्ट पास किया हुआ है और लाइफ इन यूके आपने किया हुआ है, तो फिर आप इंटाइटल हैं कि आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करें, अगर आपने 5 इयर्स पूरे कर लिए हैं पेरेंट्स रूट के ऊपर। आई होप आई आंसर क्वेश्चन। जी चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। जी अगला सवाल ये है कि जी अगले 2-3 सवाल जो हैं वो असाइलम से रिलेटेड ही हैं जी। अच्छी बात है, जिस तरह से मैंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो वेन्यू है उनको एक्सप्लोर किया करें, सवालात की डाइवर्सिटी भी हो जाती है, और फिर मेरे यहाँ बैठने का एक मकसद जो है वो भी हल हो जाता है। तो अगला सवाल ये है जी कि अगर मुझे रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो क्या मैं अपने बीवी बच्चों को बुला सकता हूँ? जी ठीक है, दोनों सूरतों में अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है या आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, तो फिर भी फैमिली रीयूनियन का जो कैटेगरी है, आप उसमें अपने जो प्री फ्लाइट बीवी और बच्चे हैं, आप उनको बुला सकते हैं। ठीक है, जो आपका सवाल था, अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस यानी 5 इयर्स का वीजा या आपके ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन अगर आपको मिल जाती है, तो आप जो है वो अपने प्री फ्लाइट यानी वो आपकी बीवी और वो बच्चे जो आपका मुल्क छोड़ने से पहले मौजूद थे, आप उनको फैमिली रीयूनियन कैटेगरी के तहत आप उनको बुला सकते हैं। ये फ्री एप्लीकेशन होती है, इसके ऊपर आपका खर्चा वर्चा नहीं होता, तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सम टाइम लोग इसमें सवाल ये करते हैं जी कि क्या मैं अपने वालदैन को बुला सकता हूँ, क्या मैं अपने बहन भाइयों को भी बुला सकता हूँ, वो मेरी ये फैमिली है? जी नहीं, आप ना तो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं और ना ही आप अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं।
हाँ, अगर आपका कोई बच्चा 18 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक वो स्टिल आप पे ऊपर डिपेंडेंट है एंड नॉट लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, तो ऐसी सूरत-हाल में वो बच्चा जो है उसकी एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए और जो बहन-भाई हैं, उनके लिए ये फैमिली रियूनियन का जो कैटेगरी है उसमें आप वो शामिल नहीं होते। ठीक है जी, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सवाल है जी, कि अगर अगेन वही है कि अगर मुझे रिफ्यूजी सेटल मिल जाता है तो क्या मैं बाद में शादी करके बीवी को बुला सकता हूँ? अच्छा, दोनों सवालों में थोड़ा जो डिफरेंस है वो ये है, जो मैंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी प्री फ्लाइट। प्री फ्लाइट का मतलब है कि आपका मुल्क छोड़ने से पहले जो बीवी है और बच्चे हैं, उसके लिए उनको हम कहते हैं प्री फ्लाइट। ठीक है, यानी आप पहले से शादीशुदा थे और आपके बच्चे थे। ठीक है, फिर आप फैमिली रीयूनियन के तहत एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला और उसके बाद आपने शादी की, ठीक है, ऐसे सूरत हाल में फैमिली रीयूनियन की जो ऑप्शन है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है जी। अब वो फैमिली अगर आपने बुलानी है तो उसके लिए फिर जो एप्लीकेशन होगी वो वही, यानी इमिग्रेशन रूल के तहत ही होगी, यानी स्पाउस वीजे के लिए वो शख्स अप्लाई करेगा, ये वो खातून अप्लाई करेगी या वो मर्द अप्लाई करेगा, यानी वो आपका जो स्पाउस है वो अप्लाई करेगा इमिग्रेशन रूल के तहत। और इमिग्रेशन रूल के अंदर जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। उसमें से ऑब्वियसली सबसे मेजर जो रिक्वायरमेंट है वो तो ऑब्वियसली है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी 18,600 जो है वो वाइफ के लिए, और फिर बच्चे अगर शामिल हैं तो उसमें एडिशन होती चली जाएगी। तो ये होगा। अब क्योंकि जब आपको रिफ्यूजी, ये ध्यान में रखें ना, जब आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो उस सूरत हाल में आपको काम की भी आदत हो जाती है। तो फिर आप जो है, अगर आप आके अपनी बात को बुलाना चाहते हैं, बच्चों को बुलाना चाहते हैं, तो फिर आप दबा के काम करें और जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करेंगे तो फिर बुला, यानी ये इस तरह से मैंने पहले कहा कि जो प्री फ्लाइट फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी एप्लीकेशन फ्री है, ना ही उनके लिए ये आपको फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने शादी बाद में की है तो फिर आपको इमिग्रेशन रूल के तहत एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और आपको 18,600 का जो थ्रेशोल्ड है वो पूरा करना पड़ेगा। इसी तरीके से वाइफ जो है उसको इंग्लिश का टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन अगर वो एग्जेम्प्ट है, यानी 65 ईयर से ऊपर है या कोई और वजूहात है, तो वो एग्जेम्पशन की चीजें जो है वो मौजूद है। लेकिन ये मोटी मोटी चीजें जो है कि इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ेगा उनको, आपको फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड पूरा करना पड़ेगा, और ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल आप जी वो करेंगे अप्लाई, जब एक्सटेंशन हो फिर वो आगे ये इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आफ्टर 5 इयर्स। तो ये आई होप कि मैंने जो है वो जवाब आप का दे दिया है जी। इस तरह से चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है जी, ये आज मेरे ख्याल में असाइलम से रिलेटेड ही सब सवाल आए हुए हैं। अच्छा, ये सवाल है जी कि मैंने किसी ज़माने में असाइलम क्लेम किया था, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं वापस अपने मुल्क में आ गया हूँ। अब मेरे असाइलम क्लेम का क्या स्टेटस है? अच्छा, ये एक सूरत-हाल है जी, कि देखिए, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है? और अगर आप यूके को लीव कर जाते हैं, यूके को छोड़ जाते हैं, तो ऐसी सूरत-हाल में आपका वो क्लेम और आपकी वो जो होती है कोई भी एप्लीकेशन, वो खत्म हो जाती है। लिहाज़ा अगर आपने जो असाइलम क्लेम किया था, अब आप बता रहे हैं कि आप कंट्री से जा चुके हैं, तो लिहाज़ा वो आपका क्लेम जो है, वो भी खत्म हो चुका है। अब अब ऑब्वियसली सम टाइम ये होता है कि होम ऑफिस का जो रिकॉर्ड होता है, वो प्रॉपर्ली अपडेट नहीं होता, तो होम ऑफिस जो है, वो फिर लेटर लिखता रहता है कि जी ये किधर गए हैं, आएँ, जवाब दें जी, ये आपने फिंगरप्रिंट्स दें जी, अपनी रिपोर्टिंग करें जी। अब क्योंकि उनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, तो उससे सम टाइम ये इंप्रेशन जाता है कि जी शायद मेरा जो
क्लेम है वो स्टिल चल रहा है। अगर आप कंट्री छोड़ चुके हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन या आपकी जो असाइलम का क्लेम है वो खत्म हो जाएगा, और जो है ऐसे सूरत हाल में फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा जी, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है जी कि कोई शख्स, हमारे जो दोस्त भाई हैं वो यूके में स्टूडेंट वीजे के ऊपर है, और वो कहते हैं कि जी कि क्या वो हेल्थ एंड केयर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो उनकी जो एजुकेशन है वो सोशल सेक्टर जो है वो सोशल केयर में, सोशल हेल्थ में वो आती है। जी बिल्कुल, अगर देखें अगेन ये है कि अगर वो रिक्वायरमेंट आप सारी पूरी करते हैं तो फिर आप जो स्टूडेंट हैं आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास अगेन एक स्पॉन्सर होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ये ज़हन में होता है कि शायद जो लॉयर है वो स्पॉन्सर भी है, वो हमारे लिए कोई जॉब भी जांच कर देंगे। हो सकता है कुछ हो, लेकिन मैं क्योंकि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, तो ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो आपने खुद तलाश करना होता है। ठीक है जी। अगर आप एक एम्प्लॉयर यानी आप जो बड़े-बड़े केयर होम्स हैं, नर्सिस होम्स हैं, वहाँ आप जाएँ, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आप देखें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि होम ऑफिस का जो एम्प्लॉयर रजिस्टर है, यानी वो जो डेटाबेस है जिसमें तमाम एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स मौजूद हैं, जिनके पास होम ऑफिस का टियर लाइसेंस मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल में होगा कि जो है जाएँ होम ऑफिस की वेबसाइट एम्प्लॉयर रजिस्टर है, उसको सामने रख के जो है उसमें से आपका जो एम्प्लॉयर है उसको लिस्ट करें। आप उनको जो है वो अपना सीवी भेजें, और वो अगर आपसे सेटिस्फाई है तो वो आपको जो है वो बता देंगे कि हम आपको बिल्कुल स्पॉन्सर करते हैं, और वंस यू विल हैव अ सीओएस यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो फिर आप जो है वो अपने इमिग्रेशन स्टेटस के लिए यानी इमिग्रेशन की जो लिए आप अप्लाई हो भाई आंसर। अगेन मुश्किल सा सवाल है जी, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सवाल है, लेकिन उसमें जो मोटी-मोटी जिस्ट है वो ये है कि जी एक बच्चा है छोटा जिसकी उम्र 5-6 साल है। उसकी अब लुक आफ्टर करने वाला जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। बोथ उसकी मदर एंड फादर बोथ सैडली पास्ड अवे। उसका कोई सिबलिंग भी नहीं है और कोई और रिलेटिव जो है वो भी नहीं है। तो वो कहते हैं जी कि क्या इस बच्चे को हम यूके के आ सकते हैं या नहीं है। अच्छा देखिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इस सूरत हाल में बनता है कि ऑब्वियसली बच्चा जो है वो किसी और कैटेगरी के अंदर उसकी यानी अगर सपोज करें कि अगर यहाँ पे बच्चे का वालिद मौजूद है यूके अंदर या वालदा मौजूद है जो सेटल है या ब्रिटिश है, तो बड़ा आसान होता है कि हम उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास जो है दो ही सूरत हाल जो है वो बचती हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल जो अडॉप्शन है उसका रूट आप लें। अब उसमें ये है कि एक लंबा रूट है, लेकिन पॉसिबल है आप, क्योंकि जो चीज इमिग्रेशन रूल के अंदर मौजूद है इसका मतलब है वो पॉसिबल है। अगर आप वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोसेस इसमें जरूर लगता है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आपको पहली बात तो यह है कि जिस कंट्री से आपको बच्चे को ले रहे हैं उस कंट्री के लॉ के मुताबिक आप उस बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी उसकी गार्डियनशिप लेनी पड़ेगी कानूनी। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है। अब लोग सामने कहते हैं जी वो मेरा भाई था, भाई की बेटे थे, उसने मुझे दे दिया, कह दिया, जबानी कह दिया। जबानी जमा खर्च करने से कुछ हासिल नहीं होता। आपको उस कंट्री से आपको वो जो है वो लेना पड़ेगा गार्डियनशिप सर्टिफिकेट। फिर
आपको यूके से जो है आपकी जो भी मुतलका काउंसिल है, उसको आप राब्ता करेंगे कि आप उनको बताएँगे कि आप इस तरीके से बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी पीछे सर्कमस्टांसेस हैं, वो आप उनको सारे एक्सप्लेन करेंगे। वो जो काउंसिल है, सबका थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये है कि नॉर्मली वो ये कहते हैं कि केस वर्कर आपको एलोकेट करते हैं। वो केस वर्कर जो है, वो आपको असेस करता है कि आइदर यू आर अ सूटेबल फॉर अडॉप्शन। तो उसके लिए ऑब्वियसली वो आपका इंटरव्यू करेगा, आपके बीवी का इंटरव्यू करेगा, आपके अगर हस्बैंड है तो उसका भी करेगा, आपके करीबी दोस्तों का करेगा, फिर देखेगा कि आप काम क्या करते हैं, आपके पास रहने के लिए जगह कौन सी है, क्या वो बच्चा आएगा तो उसके पास ये जगह जो है वो पॉसिबल वो ओवरक्राउडेड तो नहीं हो जाएगी, और आप में ये वो एबिलिटीज मौजूद हैं कि आप उसकी प्रॉपर लुक आफ्टर जो है वो कर सकते हैं, उसको मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें, एक तो ये है कि आपको लेना है गार्डनशिप सर्टिफिकेट अपने कंट्री से, और दूसरा भी यहाँ से आपको कि ये बंदा सुटेबल है अडॉप्शन के लिए, तो वो एक सर्टिफिकेट आपको वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर वो आपको रिफ्यूज करते हैं, उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं, उसका एक लंबा प्रोसेस जरूर मौजूद है, लेकिन क्योंकि इमिग्रेशन रूल के अंदर ये कैटेगरी मौजूद है कि आप बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप इस प्रोसेस से जाना चाहते हैं तो फिर जरूर आप जा सकते हैं। दूसरा फिर ये शायद पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम आल्दो कि वो अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए कैटेगरी है, तो उसमें शायद तो ना आए, लेकिन अगर हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई एप्लीकेशन करके देख ले, तो उसमें शायद कोई जो है वो रास्ता जो है वो निकल, अगेन डिपेंड करेगा आपके सर्कमस्टांसेस की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कि वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कितने जो है वो इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए। तो अगर तो आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि हाँ सर्कमस्टांसेस वाकई वो हैं, एक्सेप्शनल हैं कि ये बच्चा जो है अगर इसको इस तरह की सपोर्ट ना मिली तो उसकी जो लाइफ है वो खराब हो सकती है। तो और लेकिन इसमें ऑब्वियसली अगर जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें फिर ऑब्वियसली स्पॉन्सर को ये बताना पड़ता है कि वो इस पोजीशन में है कि वो इस बच्चे को मेंटेन भी कर सकता है और अकोमोडेट भी कर सकता है, दोनों सूरतों में। अगर एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन करें या अडॉप्शन की एप्लीकेशन भी करें, तो दोनों सूरत में ये बताना पड़ता है कि जो स्पॉन्सर है वो इस पोजीशन में है कि वो इसको कर सकता है। तो आई होप कि जी सवाल जो हैं वो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुसलसल बोलना जो है ये भी एक आर्ट है, आपको पता है। कोशिश मेरी ये जरूर होती है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है वो ले सके। चलें एक और सवाल जो है वो ले लेते हैं जी। ये सवाल जो है अगेन हमारे किसी दोस्त ने पूछा है कि जी विल के बारे में है जी, कि पाकिस्तान के अंदर जो मेरी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर मैं विल बनाना चाहूँ तो क्या उसका प्रोसीजर मौजूद है। इसके ऊपर मेरा पूरा ZMC टीवी यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम मौजूद है, वो अगर आप सब्सक्राइब करें तो वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन ब्रीफली मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखें, जो प्रॉपर्टी आपकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि वहां पे सक्सेशन लॉ, मोहम्मदन सक्सेशन लॉ जो है वो वहां पे मौजूद है। इसका मतलब यह है कि मरने वाला जो है उसकी जायदाद जो है वो अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ डिवाइड होती है। ठीक है जी। तो लिहाजा अगर आप विल बनाएंगे भी तो वो इनवैलिड होगी, वो उस तरह से काम नहीं करेगी। ठीक है। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि आप 1/3 जो आपका स्टेट है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है आपका, उसकी 1/3 जो है उसके मुताबिक आप उसके बारे में आप वसीयत कर सकते हैं। ठीक है। अगर 1/3 से ऊपर की जो होगी वो फिर जो है अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, जो पाकिस्तान के अंदर सक्सेशन का लॉ है, उसके मुताबिक जो है वो डिवाइड की जाएगी। इसलिए सिर्फ 1/3 की वसीयत तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, अगर बेशक आपने यहाँ बनानी है तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो वसीयतनामा है ये सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी और एस्टेट इन पाकिस्तान या जिस भी कंट्री में आप हैं। ठीक है जी। तो वो वहां पे आपको किया पड़ा। हाँ, अगर ऐसे कंट्रीज जिनमें ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से बात की थी तो मैंने उसको, हाँ ऐसे कंट्री जिनमें ये सक्सेशन लॉ या शरिया लॉ मौजूद नहीं है, और वहां पे बिल्कुल वसीयत जो है आप सारी प्रॉपर्टी के लिए भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आपको
अपने जिस भी कंट्री से आप हैं, उस कंट्री का जो बेसिक जो सक्सेशन लॉ है वो आपको देखना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आप लोग पसंद करेंगे और अपनी आरा से मुझे ज़रूर मुतला करते रहा करें। आप ZMC टीवी यूट्यूब जो है उसको जिस तरह से आप प्यार करते हैं, जिस तरह से आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दोस्त अपने भाई ज़ाहिर चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।